Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। एक चैप्टर का नाम इतना बड़ा है, चैप्टर भी अच्छा बड़ा और बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अभी हम ऐसे पढ़ेंगे नहीं चैप्टर को, उसकी वर्कशीट करने वाले हैं। मैच द कॉलम्स हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, मुझे भी नहीं पता है, हम बस करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, है ना। जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। जैसे कि आपको दिख रहा है, मैच द कंटेंट ऑफ कॉलम ए विद दैट ऑफ कॉलम बी। हमें कॉलम ए और कॉलम बी के कंटेंट को क्या करना है, मैच करना है ना। क्या क्या दिख रहा है, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ टाइम, रॉक डैम, सामने क्या है, ह्यूमस फॉर्मेशन, एल्टीट्यूड एंड स्लोप्स, डिटरमाइंस कलर, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल। ओके, चलो तो मेजर मतलब कॉलम करो, मतलब जोड़ी मिलाए। ओके, पेरेंट रॉक को किससे कनेक्ट करोगे, पेरेंट रॉक क्या करती है, क्या पेरेंट रॉक ह्यूमस फॉर्मेशन में मददगार होती है, या एल्टीट्यूड और स्लोप के लिए होती है, कलर डिटरमाइन करती है, या सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है, या डिटरमाइन करती है थिकनेस ऑफ सॉइल की, जो सॉइल की थिकनेस है कैसी रहेगी। देखो बेसिकली ज्यादा करके जो आपको दिख रहे हैं ना ऑप्शंस और क्वेश्चंस, वो किससे रिलेटेड है, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस से रिलेटेड है, कि सॉइल जब फॉर्म होती है तो क्या क्या चीजें सॉइल को फॉर्म करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो पेरेंट रॉक की अगर हम बात करें, पेरेंट रॉक को किससे आप ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो सबसे इजी, पहले बाकी तो हम देखते हैं लेकिन रॉक डैम्स को देखते हैं। देखो रॉक डैम्स किस काम आते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में, है ना। जो सॉइल इरोज होती है, बहती है, उसको प्रिवेंट करने में, उससे बचाने में क्या काम आते हैं, रॉक डैम्स हेल्प करते हैं। नाउ पहला है हमारे पास पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक किस काम आता है, क्या वो ह्यूमस फॉर्मेशन में काम आता है ना, एल्टीट्यूड और स्लोप के लिए काम आता है, या कलर डिटरमाइन करता है। पेरेंट रॉक क्या करता है, या मिट्टी की थिकनेस के लिए। ये सब हमने पेरेंट जो सॉइल फॉर्मेशन में सारी प्रोसेस हमने देखी थी कि क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। चलो देख लेते हैं हमारा आंसर फटाफट से। फर्स्ट का सी है, जैसे कि मैंने बताया कि डिटरमाइन करता है कलर। पेरेंट रॉक क्या करता है, शायद मैंने बताया नहीं, भूल गई मैं, कलर को डिटरमाइन करता है, कलर बनाने के काम आता है, तो डिटरमाइंस कलर। क्लाइमेट क्या काम आएगा, देखो क्लाइमेट काम आता है जो ह्यूमिडिटी फॉर्म करने में, ह्यूमस फॉर्म करने में मददगार होता है ना, क्योंकि मिट्टी में ह्यूमिडिटी भी होती है, ह्यूमस भी होती है, तो उसको फॉर्म करने में क्या काम आता है, क्लाइमेट काम आता है। सेकंड का ए है, ठीक है। अब थर्ड हमारा रिलीफ, तो रिलीफ किस काम आएगा, एल्टीट्यूड एंड स्लोप के लिए, है ना, कि कितनी ऊंचाई पर है, कैसा एरिया है, स्लोपी एरिया या कैसा है। ठीक है, तो रिलीफ काम आएगा, रिलीफ का हो जाएगा थर्ड का बी, है ना। फिर हमारे पास क्या है, लास्ट हमने जैसे देखा था, इसको देखते हैं। फिर रॉक डैम, मैंने बताया था रॉक डैम आपका जो है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में काम होता है। टाइम किस काम आता है, तो टाइम काम आता है मिट्टी की थिकनेस में, कि कितना टाइम लग रहा है उसके हिसाब से जो सॉइल की थिकनेस रहेगी, कि कितनी मोटी मिट्टी है। तो ये क्या है, हमारे मैच दी कॉलम्स हैं। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है समझ में, आ रहा है अच्छे समझ में। चलो, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस गिवन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, ये स्पेसेस को फिल करना है। द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन, परसेंटेज कितना है फ्रेश वाटर का, है ना, जो शुद्ध साफ पानी है, फ्रेश वाटर है, उसका परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर कितना है, बताइए कितना परसेंटेज है। देखो पानी तो बहुत है हमारे पास, इसमें नो डाउट कि अर्थ में पानी की कोई कमी, बहुत भर भर के पानी है, लेकिन जो पानी ज्यादा पोर्शन में है वो किस में मिलेगा हमें, वो ओशंस में मिलेगा, है ना, जो कि सैलाइन है, सॉल्टी वाटर है, हमारे काम का नहीं है। लेकिन जो फ्रेश वाटर की हम बात करें तो कितना है हमारे पास, 2.7% है। कितना है, 2.7%। इसको आप अर्थ लिख सकते हो, ऑन अर्थ कितना है, 2.7%। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड, जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है सॉइल को फॉर्म करने में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या नाम है उस प्रोसेस का, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब मिट्टी फॉर्म होती, मिट्टी बनती, बताइए
क्या होगा हमारा आंसर? क्या बोलेंगे उसको हम? वेदरिंग की प्रोसेस, है ना, वेदरिंग की प्रोसेस उसे कहा जाता है। क्लियर? प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय अ फैन। अब प्राइवेट लैंड जो ओन करते हैं उसको क्या बोलेंगे? तो प्राइवेट लैंड का क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल, है ना, उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल। द ग्रेनी लेयर ऑन लैंड इज कॉल्ड, जो ग्रेनी लेयर होती है लैंड में उसको क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं, मिट्टी होती है ना। सॉइल बिकम्स फर्टाइल ड्यू टू द राइट मिक्स ऑफ डैश एंड डैश। सॉइल क्या होती है? इसको 2 मिनट हटा देती हूँ, ये तो मैं हटाने ही भूल गई। बाय अ मैन, कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है। सॉइल फर्टाइल हो जाती है ड्यू टू द राइट मिक्स ऑफ, किसका मिक्स करने से, किसके मिश्रण से हम कह सकते हैं मिट्टी फर्टाइल हो जाती है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? चल, द कलर टेक्सचर एटसेट्रा ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय। अब सॉइल का कलर हो, सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, है ना, ये किससे डिटरमाइन होता है? किससे हम पता कर पाते हैं कि भाई सॉइल का कलर टेक्सचर कैसा रहने वाला है? किसके थ्रू हम डिटरमाइन करते, बताइए? The color, texture, etc. of soil is determined by, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जो सबसे पहले रहती है ना, उसी रॉक के थ्रू हमारा पता चल पाता है कि भाई मिट्टी का कलर कैसा रहने वाला है, मिट्टी का टेक्सचर कैसा होगा, है ना, इसके थ्रू। क्लाइमेट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ वेदरिंग इंक्लूड, ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स है ना जो वेदरिंग प्रोसेस क्या होती है? जैसे ये पहाड़ है, ये क्या है? ये रॉक है। अब रॉक यहां से ऐसी अब टूट गई, फॉर एग्जांपल ये रॉक टूट गई है, ऐसी बन गई। अब रॉक टूट गई तो इसके जो टुकड़े हैं नीचे गिरेंगे, टूटे हुए जो रॉक के टुकड़े क्या होंगे? नीचे गिरेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग की प्रोसेस। अभी क्या था, पूरा जो है रॉक था, पूरा पहाड़ था, लेकिन चटक गया, कोई भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, लैंडस्लाइड, ऐसी कोई भी चीज़ हो गई, धीरे धीरे कमजोर होके चटक आ गई, उसमें क्रैक आ गया और वो टूट गया, गिर गया। तो छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे गिर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग की प्रोसेस। ठीक है। अब क्लाइमेट फैक्टर्स जो वेदरिंग को अकर करती तो उसको क्या हो जाएगी? कौन सी हो जाती है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेनफॉल, बारिश के कारण भी और टेम्परेचर के कारण भी। कई बार क्या होता है ना, जैसे बारिश होती रहती है उसके कारण भी धीरे धीरे चट्टाने चटकने लग जाती है, या कभी टेम्परेचर गर्म होता है या कभी ठंडा हो जाता है, तो इस कारण भी असर पड़ता है रॉक्स में। डैश इज द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन ऑल्टरनेट रोज। किसको कहा जाता है? जब हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स को ऑल्टरनेट रोज में, है ना, जब क्रॉप्स हैं जैसे एक लग गई फिर दूसरी, ऐसे ऑल्टरनेट दूसरी जगह खाली छोड़ देते हैं, फिर दूसरे टाइम पे दूसरी क्रॉप्स हम लगाते हैं ऑल्टरनेटिवली। पहले यहाँ पे एक लग गई, फिर यहाँ पे रो ऐसे खाली छूटी, यहाँ पे एक लगा दी, फिर रो यहाँ पे ऐसे खाली छोड़ दी, फिर यहाँ पे लगा दी, फिर दूसरे सीजन में हम दूसरी क्रॉप यहाँ पे लगाएंगे, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को? तो क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग, है ना, इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। 70% ऑफ फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज, जो 70% हम बोल रहे हैं फ्रेश वाटर, है ना, जो अर्थ का वाटर है, कहाँ एग्जिस्ट करता है? हो जाएगा हमारा आइस शीट्स में, है ना। देखो आप बोल रहे हो कि मैम 70% वाटर हमारे अर्थ में, नहीं, अर्थ का जो पोर्शन है ज्यादा वाटर का वो ओशन में, लेकिन जो 2.7 हमारे पास फ्रेश वाटर है, यानी जो हमारा 2.7% कितना है? फ्रेश वाटर है। बार बार ऑफ लिख दे रही हूँ। टू 2.7% जो फ्रेश वाटर है उसका 90%, 70%, सॉरी, इसका 70%, इस 2.7 का भी 70% क्या है? किस में मिलेगा? मैं आइस शीट्स में मिलेगा, है ना, आइस शीट्स में मिलता है। क्लियर हुआ? तो ये जो इसका जो हम कह रहे हैं फ्रेश वाटर का 2.7% का भी 70% कहाँ मिल जाता है? आइस शीट्स में। क्लियर हो गया? चलो, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मेरे पास तो सिर्फ 50,000 ही है, जैसे हमारी प्रॉपर्टी थी 100%, हमारी प्रॉपर्टी थी 1 लाख थी, मेरे पास सिर्फ 50% आया, तो कोई बोलेगा अच्छा 50% का भी मैं, पर 50% या 90% दूसरे को दे रहा हूँ, तो उस बचे हुए 50% का भी कुछ परसेंट होगा ना, तो वैसे ही। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना कि 70% तो वाटर आइस शीट्स में, तो फिर हम क्यों बोल रहे हैं सैलाइन है। चलो, अब ट्रू फॉल्स आ गया है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द लैंड हैज सिमिलर फीचर्स ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो लैंड है उसके सिमिलर ही फीचर है, मतलब अर्थ की कोई भी जगह पे चले आओ, सरफेस पे चले आओ, जो लैंड है उसका फीचर हमें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, सिमिलर मिलेगा। इज इट ट्रू और फॉल्स?
क्या हमारे पास हमें जो लैंड का फीचर है सिमिलर ही मिलेगा? तो आप खुद ही सोचिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, सिमिलर नहीं मिलता है ना, एक जैसा नहीं होता, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, टेरेन होता है, एल्टीट्यूड होता है, बहुत सी चीजें डिटरमाइन करती है ना, कि क्या होना चाहिए, मतलब कहाँ पे कैसी जमीन है, कहाँ पे पहाड़ी एरिया है, कहाँ पे क्या है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक जैसा ही लैंड है, बिल्कुल सही जमीन है। अब एक जैसी जमीन होगी तो जनता तो सब मतलब सब जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। फिर हम क्यों बोलते हैं कि पहाड़ों में कम जनता मिलती है या डेजर्ट एरिया में कम जनता मिलती है? क्योंकि जो सही लैंड है, जो प्लेन्स, जो उबड़ खाबड़ नहीं है, बढ़िया है ना, तो वो क्या है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर हुआ? नाउ सेकंड, प्लेन्स एंड वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। प्लेन्स और वैलीज है वो क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी खूब सारी जनता यहाँ पे भर भर के हमें देखने को मिलेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, है ना, क्योंकि मिट्टी की फर्टिलिटी होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है ना, तो प्लेन्स एंड वैलीज इसीलिए जो है ज्यादा करके पॉपुलेट, मतलब जनता वहां पे मिलेगी, क्योंकि जितनी अच्छी मिट्टी की क्वालिटी, लोग वहां क्यों रहना चाहेंगे? खेती बाड़ी के लिए, है ना, और भी अदर कामों के लिए। तो इज इट ट्रू और फॉल्स? प्लेन एरिया में बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है जनता ज्यादा क्यों मिलती है, तो क्यों मिलती है, हम बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी के कारण, तो ऑब्वियसली ये ट्रू हो जाएगा। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला एरिया, गंगा प्लेन्स है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स जिसको हम बोल रहे हैं, तो वहाँ पे मिट्टी बहुत अच्छी है। मिट्टी क्यों अच्छी होती है? क्योंकि ये जो रिवर्स आती है ना, तो रिवर्स कैसे आएंगी? खाली ऐसा नहीं होता कि साफ पानी आ रहा है नदियों का, उन पानी में क्या रहेंगे, सैंड्स रहेंगी, सॉइल रहेंगी, वो सारे सेडिमेंट्स को ऐसे बहा के लाती है और एक जगह डिपॉजिट करती है ना, तो वो एरिया क्या बन जाता है, फर्टाइल हो जाता है, और जितना फर्टाइल एरिया उतना अच्छा खेती बाड़ी के लिए। ठीक है, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन लैंड यूज पैटर्न। चाहे जनता की बात करें, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, है ना, ये किस चीज को डिटरमाइन करती है? लैंड यूज पैटर्न को, कि लैंड को हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो उसमें जनता कैसी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, कुछ है या नहीं है, ऐसे ही ऐसा वीराना जगह है जहाँ पे कुछ है ही नहीं, एडवांसमेंट, अर्बनाइजेशन, तो ये लैंड यूज पैटर्न को डिटरमाइन करेगा या नहीं करेगा? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ट्रू, सही बात है, ये करेगा। अब आपको कहीं यूज करना है, कुछ भी जाने कि भाई मैं यहाँ पे घर लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे रहना चाह रहा हूँ, तो आप क्या देखोगे? ये देखोगे ना कि यार वहाँ पे सब है, स्कूल वगैरह आसपास सारी चीज़ें अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स और भी मार्केट वगैरह। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर मार्केट है और हमें कुछ खरीदने के लिए बिल्कुल सोच समझ के जाना पड़ रहा है। आसपास बिल्कुल ही ऐसा है कि सुनसान, ऐसा नहीं लोगे ना, आप ऐसी जगह दोगे जहाँ पे सारी चीज़ें हो, इंडस्ट्रीज हो, जॉब्स के लिए भी बढ़िया हो, हेल्थ केयर वगैरह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। The growing population is not a cause of soil erosion. जो बढ़ती जनता है, सॉइल इरोजन का इनसे कोई लेना देना नहीं। मतलब सॉइल इरोजन जो हो रही है, जो मिट्टी धीरे धीरे खराब हो रही है, रोज हो रही है, उसमें ग्रोइंग पॉपुलेशन का कोई मतलब हाथ नहीं है। क्या लगता है आपको? जो बढ़ती हुई जनता है, बढ़ती हुई जनता की इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई डिमांड्स हैं, तो सॉइल इरोजन हो रहा है, तो जनता का कोई इम्पैक्ट नहीं है उस पर, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये फॉल्स है, ऐसा हो ही नहीं सकता। टोपोग्राफी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल अफेक्ट द सॉइल कंपोजिशन ऑफ सॉइल। क्या बोला जा रहा है? जो टोपोग्राफी है और ऑर्गेनिक मटेरियल किसको अफेक्ट करता है? सॉइल कंपोजिशन को, है ना, मिट्टी जो बनती है, तो इसमें किनका इंपैक्ट आता है? टोपोग्राफी और ऑर्गेनिक मटेरियल का। बताओ, ये वाला तो सोच के अब आप बताओ, बाकी तो फटाफट हमने कर ही दिए। क्या इनका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा सॉइल फॉर्मेशन में? चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा आंसर। ऑब्वियसली ये ट्रू है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत अच्छे से फैक्टर्स पढ़े सॉइल फॉर्मेशन के। ठीक है, चलो नाउ एक और है मतलब अब क्या है? टाइम अफेक्ट्स द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, है ना। टाइम कितना क्या लग रहा है मिट्टी बनने में, तो किसको इम्पैक्ट करता है? ह्यूमस कैसे फॉर्म हो रहा है, जो ह्यूमिडिटी, मिट्टी में नमी, वो कैसे बन रही है ना, जब सॉइल फॉर्म होती है। तो टाइम का इफेक्ट रहता है उसका या किसी और का रहता है? क्लाइमेट का रहता है, टाइम का रहता है, पेरेंट रॉक का रहता है, किसका रहता है? रिलीफ का रहता है। किसका रहेगा? ट्रू है या फॉल्स है? अगर टाइम का रहता है तो ट्रू हो जाएगा, किसी और का रहता है तो फॉल्स हो जाएगा। फिर सेकंड क्या है? द अर्थ इज कॉल्ड द वाटर प्लैनेट बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल ओवर इट। इसको तो एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी, ट्रू फॉल्स लगा देना आप। अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया आर एरियाज फेसिंग सीरियस वाटर स्कैर्सिटी। अफ्रीका और वेस्ट एशिया ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा पानी की कमी हमें देखने को मिलती है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन प्रमोट सरफेस रन ऑफ, है ना, फॉरेस्ट हो या अदर वेजिटेशन हो जिसके कारण क्या होता है? जो सरफेस बहता है ना, से रन ऑफ होता है, बह जाता है, उसको प्रमोट करता है। अच्छा, द कन्वेंशन सिटीज लिस्ट स्पीशीज विच शुड नॉट बी ट्रेडेड, है ना, जो कन्वेंशन है लिस्ट, उसमें क्या दिखाया गया? साइट्स जिसको कहते हैं, उसमें ऐसी स्पीशीज के बारे में लिस्ट आउट किया गया है, बताया गया है ना, जिनको ट्रेड नहीं किया जाता। इज इट ट्रू और फॉल्स? अब लगा लो आप आराम से,
उसके बाद मैं सारे धड़ धड़ आंसर आपको रिवील करूंगी, आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हमारा आंसर। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू है। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, अर्थ इज कॉल्ड द वाटर प्लेनेट, ट्रू है। अफ्रीका वेस्ट एशिया भाई जो सीरियस इशू फेस कर रहा है, ठीक है ना। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन प्रमोट करता है सरफेस रन ऑफ, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कन्वेंशन साइट से प्रोवाइड करती लिस्ट जो एनिमल ट्रेड नहीं किए जा सकते, ट्रू है। क्लियर, चलो अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म लैंड यूज, है ना। लैंड यूज जो है हमें एक्सप्लेन करना है, लैंड और यूज, यूज करना यानी उपयोग करना, लैंड यानी जमीन, तो हमें क्या एक्सप्लेन करना है, लैंड यूज यानी जमीन का उपयोग करना। हम क्या करते हैं, जब लैंड को यूज करते हैं, प्राइवेटली हो सकता है, क्योंकि दो तरीके से लैंड यूज पैटर्न हमने देखा था, प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड, है ना। चलो समझते हैं। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लैंड को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब जमीन पे ही हम खेती कर रहे हैं ना, तो जमीन का यूज कर रहे हैं ना खेती करने के लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, है ना, जंगलों के लिए, जंगल भी तो लैंड में ही मिल रहा है, जमीनों में ही मिल रहा है। ठीक है, माइनिंग, खुदाई के लिए, खदाने, तो ये भी क्या है, लैंड में ही है। फिर उसके बाद बिल्डिंग हाउसेज विच इज टर्म्ड एज लैंड यूज, घर बना रहे हैं, कहाँ बना रहे, जमीन पे ही बना रहे, दैट मीन्स इन सारे तरीकों से हम क्या कर रहे हैं, लैंड को, जमीन को यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ, ये सारे तरीके क्या बता रहे हैं, लैंड यूज पैटर्न, चाहे एग्रीकल्चर के लिए करें, फॉरेस्ट्री के लिए करें, माइनिंग के लिए करें, घर बनाने के लिए करें, वी आर यूजिंग दी लैंड। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लैंड यूज। चलो, Which factors are responsible for soil formation? कौन से फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मिट्टी फॉर्म होती तो हमने अलग अलग फैक्टर्स देखे थे ना, क्लाइमेट, पेरेंट रॉक, रिलीफ। चलो देख लेते हैं। The factors responsible for soil formation are, क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे हमारा, पहला यहाँ पे क्लाइमेट फर्स्ट, फिर रिलीफ, ऊंचाई पे कितना क्या है, फ्लोरा फौना। फ्लोरा फौना क्या होता है, देखो फ्लोरा क्या होता है, फॉर प्लांट लाइफ, फौना किसके लिए होता है, फॉर एनिमल लाइफ। है ना, देखो किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या प्लांट लाइफ है, कौन से प्लांट्स लग रहे हैं, क्या स्पीशीज है ना एनिमल्स की, तो उसको फौना बोलते हैं। कौन से पर्टिकुलर एरिया में क्या प्लांट लग रहे हैं, कैसा क्या उनका सिस्टम है, तो उसको बोलते हैं फ्लोरा। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि फ्लोरा अगर कंफ्यूज होते हो किसे बोलते हैं, तो फ्लोरा से फ्लावर से याद कर लेना, फ्लावर प्लांट में लगता है ना, तो फ्लोरा यानी प्लांट लाइफ के बारे में बोल रहे हो, फौना एनिमल लाइफ की। तो और क्या क्या चीज़ें हो गई जो इम्पैक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को, फ्लोरा फौना कैसा है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी सबका इम्पैक्ट रहता है जब मिट्टी बनती है, मिट्टी फॉर्म होती है। क्लियर, चलो। Which two factors mainly determine the use of land? कौन से जो दो फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं लैंड यूज पैटर्न को, है ना, कि लैंड को, जमीन को कैसे क्या यूज करेंगे, कौन से दो फैक्टर्स का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, बताओ। अगर आप कोई कहीं रहना चाह रहे हो, कहीं भी जाना चाह रहे हो, यानी आप जमीन को यूज करना चाह रहे हो, जमीन खरीदना चाह रहे हो, यही समझ लो, तो क्या आपके दिमाग में आएगा, क्या क्या चीजें आप सोचोगे कि भाई क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए जब हम जमीन ले रहे हैं, सोचो। ऐसे लॉजिक लगाओगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। The two main factors which determine the use of land are, क्या क्या हो जाएंगे, फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में हमारा टेरेन, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ये सारी चीजें आ सकती हैं, और ह्यूमन फैक्टर में दैट मीन्स वी ह्यूमन बींग्स, है ना, तो ये फैक्टर्स क्या डिटरमाइन करते हैं, लैंड यूज को। क्लियर, क्लाइमेट कैसा है उस जगह पे, ऐसा तो नहीं है कि बारिश ही होती रहती है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल पानी की कमी, सूखा पड़ा रहता है। अब ऐसी जगह जहाँ पे सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ क्या आप रहने जाओगे, नहीं रहने जाओगे। कहीं आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा, एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ आप रहना चाहोगे, नहीं रहना चाहोगे। आपको ऐसी जगह मिल रही है जहाँ पे उबड़ खाबड़ पथरीली सी जगह है, थोड़ा सा ऊंचाई पे है, पहाड़ी इलाकों पे, तो क्या आप वहाँ रहना चाहोगे, नहीं रहना चाहोगे। घूमने जरूर जाना चाहोगे बट घर नहीं बनाना चाहोगे, कौन वहाँ उन जगहों पे रहेगा। कैसी जगह आप प्रेफर करते हो, प्लेन्स। दैट मीन्स ये हमारे क्या हो जाते हैं, फिजिकल फैक्टर्स, और फिर हम तो हैं ह्यूमन फैक्टर, उसमें तो एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। क्लियर, चलो। लिस्ट द फिजिकल फैक्टर्स विच डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड। फिजिकल फैक्टर्स आपको बताने जो लैंड यूज पैटर्न को डिटरमाइन करता है। कौन से हो सकते हैं फिजिकल फैक्टर्स, यानी जो नेचर से मिले, है ना, नेचुरल। चलो देख लेते हैं।
टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स आर द फिजिकल फैक्टर्स विच डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड। क्या क्या हो जाएगी? टोपोग्राफी, मैंने बताया ना कि स्थल, वो एरिया, स्थान कैसा है, जमीन कैसी है, अच्छी है, ठीक है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है, पथरीली तो नहीं है, प्लेन्स है तो चलो रह लेंगे, ऐसी उबड़ खाबड़ जगह में कौन रहना चाहेगा। क्लाइमेट कैसा है, अभी मैंने बताए थे फिजिकल फैक्टर्स कि भाई बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं है, या बारिश की कमी तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं है, या हमेशा बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं रहती है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सॉइल टाइप, मिट्टी किस टाइप की है ना, क्वालिटी कैसी है, फर्टाइल सॉइल है या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स किसको डिटरमाइन करते हैं? यूज ऑफ लैंड को, कि आप लैंड यूज, जैसे सॉइल का तो स्पेशली वो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और क्लाइमेट का भी, क्लाइमेट का तो ऑलमोस्ट सब करते हैं, लेकिन सॉइल का वो लोग करेंगे जो एग्रीकल्चर करते हैं ना, फार्मिंग करते हैं। क्योंकि अगर कोई खेती बाड़ी कर रहा है, उसको मानो राइस की खेती करनी है, तो वो देखेगा ना कि भाई चावल के हिसाब से कैसी मिट्टी वाला एरिया है, एलुवियल सॉइल है कि नहीं। अगर किसी को जो है वीट की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो वो देखेंगे कि कैसी टाइप की मिट्टी, लोमी सॉइल है कि नहीं। कॉटन उगाते हैं तो देखेंगे ब्लैक सॉइल है कि नहीं। तो सॉइल बेसिकली वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, खेती बाड़ी करने वाले। तो जो भी हो, बट लैंड यूज पैटर्न तो बता रहे हैं ना, टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप। चलो, व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या होती है? एक पतली सी ग्रेनी सब्सटेंस, ऐसी लेयर होती है अर्थ पे, है ना, देख लेते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है इज नोन एज सॉइल। उसको क्या बोलते हैं? उसको सॉइल बोलते हैं। इसे ऊपर जमी रहती है ना। चलो, कॉमेंट ऑन द स्टेटमेंट लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, है ना। ये स्टेटमेंट हमें दिए कि लैंड क्या है? लैंड सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ना। लैंड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। कमेंट करना है, यानी इसको एक्सप्लेन करना है। चलो, लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज, क्यों है? ऑल एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि सारे ही एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो, इस पे डिपेंड करती है, इस पे निर्भर करती है लैंड पे, है ना। किस पे डिपेंड करती है? लैंड पे। कि भाई आप खेती बाड़ी कर रहे हो या आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, जमीनों पे ही कर रहे हो, हवा में तो नहीं कर रहे, पानी में तो नहीं कर रहे, जमीन पे ही कर रहे हो ना खेती बाड़ी। तो क्या जरूरी नहीं है? तो एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रियल पर्पस हो, दोनों ही जगहों पर लैंड का इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। ऑल लिविंग बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। हम हो, जानवर हो, है ना, या हम प्लांट्स की बात करें, जमीन पे ही लग रहे हैं ना। किस पे लग रहे हैं? जमीन पे ही लग रहे हैं। तो ऑल लिविंग बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लैंड. Land serves as its links between atmosphere, hydrosphere as a biosphere with the lithosphere. Land किसके बीच में लिंक होता है? देखो, लैंड लिंक होता है लिथोस्फेयर, या लिथोस्फेयर तो भी हटा ही दो क्योंकि लैंड इसी में ही आता है। सबसे पहले क्या बोला हमसे यहाँ पे? एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला हमको? यहाँ पे एक और बायोस्फेयर, यहां पे लिख लेती हूं, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, फिर क्या हो जाएगा? लिथोस्फेयर, है ना। ये क्या दिखा रहा है हमारा? इनके बीच का कनेक्शन। अब कैसे कनेक्शन? बायोस्फीयर क्या होता है? नैरो जोन होता है ना, नैरो जोन। नैरो जोन होता है जो इन तीनों को कनेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर में क्या रहती है हमारी? गैसेस, एयर, ये एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर में हमें क्या मिलेगी? वाटर बॉडीज। उसके बाद लिथोस्फेयर में क्या रहता है? हमारे लैंडफॉर्म्स आते हैं, ठीक है। ये सब आप 6th में भी, ये सब आप 7th में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, है ना, कि बायोस्फीयर क्या होता है? इन तीनों के बीच का नैरो जोन होता है जो तीनों को यूज करता है। तो लिथोस्फेयर का लिंक है ना, लिथोस्फेयर में क्या आ जाते हैं? लैंडफॉर्म, यानी लैंड्स। तो क्या लैंड इन तीनों के लिए जरूरी नहीं है? अगर हमें खाली क्या एयर गैसेस से काम चल जाएगा हमारा, या सिर्फ पानी से काम चल जाएगा? नहीं, हमें रहने के लिए जमीन भी चाहिए ना। तो ये क्या करता है? लिंक करता है। तो वही हमने यहाँ पे पढ़ा कि लैंड सर्व्स एज इट लिंक्स बिटवीन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एज अ बायोस्फेयर विद द लिथोस्फेयर। क्लियर? इजी है, समझ में आ गया। वैसे भी ऑलरेडी 6th 7th में पढ़ा ही हुआ है आपने, जैसे कि मैंने बताया था। चलो,
10th क्वेश्चन, वाई इज लैंड यूज पैटर्न चेंजिंग? क्यों ये लैंड यूज करने का जो पैटर्न है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है? वाई इज लैंड यूज पैटर्न चेंजिंग? क्यों चेंज हो रहा है? लैंड यूज हमें पता है, हम क्या करते हैं जब लैंड का यूज करते हैं, है ना, जो भी हमारे पर्पस रहते हैं उसके जमीनों का हम यूज करते हैं, तो कैसे ये चेंज हो रहा है देख लेते हैं। लैंड यूज पैटर्न इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इन कुछ रीजंस के कारण हम कह सकते हैं लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। अब जो लोग हैं क्या कर रहे हैं? पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स, जो कॉमन लैंड से धीरे 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 अब क्या कर रहे हैं, घुस रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं, उनको अपने अंडर ले रहे हैं। क्यों भाई? घर बना रहे हैं, अब जनता बढ़ रही है, तो जनता बढ़ रही है तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, मतलब वही पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी नीड्स भी बढ़ रही है, रहने के लिए घर तो चाहिए, तो कमर्शियल एरियाज बना रहे हैं, है ना, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, कमर्शियल एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह ऐसी चीजें हो गई, फैक्ट्रीज, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सामान बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, इतनी जनता की नीड्स को फुलफिल करने के लिए कमर्शियल एरियाज बन रहे हैं, है ना, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपांड द एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरियाज। और क्या हो रहे हैं? जैसे एग्रीकल्चरल लैंड एक्सपांड हो रहे हैं कहाँ पे? रूरल एरियाज में। क्लियर? कल्चरल चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन आर सोसाइटी। इवन हमारे समाज में कल्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हमारे समाज में कल्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं। तो ये रीजन हम कह सकते हैं कि लैंड यूज पैटर्न पे इम्पैक्ट कर रहा है, जो आज के टाइम पे अब लैंड यूज पैटर्न धीरे 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 बदल रहा है। ठीक है, चलो, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन के क्या क्या मेथड है? बहुत सारे मेथड हैं, ऑलमोस्ट 5 to 6 मेथड है। मल्चिंग होता है, कॉन्ट्योर प्लाउइंग होता है ना, शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, इंटरक्रॉपिंग होता है, देख लेते हैं। Some methods of soil conservation are listed below. देख लेते हैं। mulching, the bare ground between plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. है ना, पहले तो क्या करा जाता है, खाली जमीन ली जाती है दो, है ना, between plants। अब क्या लिया जाता है, जैसे खाली जमीन है, अब यहाँ पे जो प्लांट्स ऐसे लगे, प्लांट्स लगे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे लगा दिए, ये समझ लो प्लांट्स ऐसे ऐसे लगा दिए। अब यहाँ की ज़मीन क्या है? खाली है। लैंड क्या है? खाली है। ये ज़मीनें क्या है? खाली है ना। तो अब ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह इसमें डाल देंगे। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अब ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी ऐसा है जो अच्छा है, ऑर्गेनिक के पत्ते वत्ते कुछ भी ऐसा डाल देंगे ताकि वो खाली ज़मीन पे क्या रहे, मिट्टी की मॉइस्चर जो है, नमी बरकरार रहे, इसलिए उसको बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्चिंग। यानी जो क्रॉप्स लगी होती, पेड़ लगे होते हैं, उनके बीच में जो खाली एम्प्टी लैंड होता है वहाँ पे ये लोग ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर देते हैं। नाउ कॉन्ट्योर बैरियर्स। कॉन्ट्योर बैरियर्स क्या होते हैं? स्टोन्स, ग्रासेस, सॉइल्स आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कॉन्ट्योर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। मतलब ये समझ जाओ पहाड़ी इलाका जैसे ऐसी जगह है जहाँ पे क्या करा जाता है, पानी आएगा एकदम से बह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, मिट्टी जो है बर्बाद हो जाएगी, बह के चली जाएगी। क्या करा जाता है? ऐसे जो है बैरियर बना दिया जाता है, पत्थर से, घास से, मिट्टी का एक बैरियर। बैरियर मतलब रोकने का। जैसे आप बोलोगे ना कि अरे यहाँ पे बैरिकेड्स लगे, आप जाओगे कुछ ऐसा लगा हुआ है हर्डल जैसा, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यानी आप बोलोगे ना बैरियर है, रुकावट आ रही है। तो रुकावट के लिए क्या क्या चीजें बना देंगे? स्टोन, ग्रास, सॉइल का ऐसा बना देंगे बैरियर जैसा कि रुक जाए, रुकावट आ जाए, है ना, कॉन्ट्योर्स के पास। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। अब क्या करा जाएगा? ट्रेंचेस जो है बना दिए जाएंगे बैरियर्स के पास, जो क्या कलेक्ट करते हैं? वाटर को, वाटर कलेक्ट करने के काम आएंगे। रॉक डैम, rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. रॉक्स क्या कर दिए जाएंगे? जो पहाड़ हैं, जो रॉक्स हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा? वाटर में, ताकि पानी का जो फ्लो कम हो जाए। ऐसे ऐसे पत्थर रख दिए जाएंगे ताकि पानी जो है एकदम से ऐसे बह के ना निकले। पत्थर रहेंगे तो जितनी पत्थर खूब सारे रहेंगे, पानी की आप स्पीड देखना स्लो रहेगी, क्योंकि वो पत्थरों के बीच में धीरे 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 करके एकदम से मिट्टी को ऐसे बहा के नहीं ले जाएंगे। तो रॉक डैम एक तरीका है। ठीक है, तो पहला क्या देख लिया हमने? मल्चिंग। देखो इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर में मैंने ड्रॉ करके पूरा अच्छे से बताया हुआ है, समझाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो बस हम रिवीजन कर रहे हैं, वर्कशीट सॉल्व करते चल रहे हैं। टेरेस फार्मिंग, अब जैसे पहाड़ों में ज्यादा करके होती है टेरेस फार्मिंग, इस तरीके की होती है, दिख रहा है पहाड़ लेकिन फिर भी फार्मिंग कैसे? क्योंकि टेरेस जैसे काटना पड़ता है, सीढ़ी जैसे। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सर्फेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। क्या करा जाता है? फ्लैट स्टेप्स बनाई जाती है, ऐसे सीढ़ी जैसी बनाई जाती है ना, स्टीप स्लोप्स पे, खड़ी चोटी पे,
उसके बाद जो फ्लैट सरफेसेस है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अवेलेबल रहती है। अब ऐसे स्लोप एरिया को काट दिया, फ्लैट बना दिया, वहां पे आप जो है फार्मिंग करोगे। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, जिसके कारण क्या होगा, एकदम से जो पानी बह के नहीं जाएगा। अब आप सीढ़ियों में आप देखना, स्टेयर्स में आप पानी डालोगे तो एक सीढ़ी में रुका रहेगा, दूसरी सीढ़ी में रुका रहेगा ना पानी, एकदम से तो नहीं बहेगा। लेकिन आप किसी स्लोपी एरिया में डालना, बिल्कुल फिसलने वाला, तो एकदम से पानी बह के जाएगा। क्लियर। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज। जब डिफरेंट क्रॉप्स को क्या करा जाता है, अल्टरनेट रोज में ग्रो किया जाता है, उसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग, है ना। अल्टरनेट रोज में ग्रो किया जाएगा एट डिफरेंट टाइम्स, वो भी डिफरेंट टाइम्स। ऐसा नहीं कि एक साथ ही ग्रो कर रहे हैं, पहले एक रो में लगा दी एक क्रॉप, फिर दूसरा खाली छोड़ दिया, फिर दूसरी लगा दी, ऐसे कर करके अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स लगाई जाती है, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट तरीके से इंटरक्रॉपिंग। चलो, कॉन्ट्यूर प्लाविंग क्या होती है, plowing parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope of trees are planted to check the wind। क्या करा जाता है, प्लॉविंग करी जाती है कॉन्ट्योर के ऐसे पैरेलल में, ऐसे साइड से ऐसे पूरे साथ में बराबर, पैरेलल मतलब होता है जो सामने सामने बराबर चले, है ना, हिल स्लोप में, ताकि एक नेचुरल बैरियर बन जाए, रुकावट बन जाए, एकदम से पानी से बहा के ना चली जाए, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्योर प्लाविंग। शेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, रोज मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। कोस्टल एरियाज की बात करें, ड्राई रीजन्स की बात करें, तो रोज ऐसे बनाई जाती पेड़ों की, है ना, जिससे क्या होता है, शेल्टर बेल्ट्स, मतलब ऐसे बेल्ट्स बन जाएंगे पेड़ों के, जिससे क्या होता है, विंड का डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प होती है और मिट्टी भी एकदम से नहीं बहती। क्लियर। चलो, नाउ ये आपको डिफाइन करना है क्या क्या है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, बायोस्फीयर और इकोसिस्टम क्या होता है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या हो जाती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कॉमनली आप यूज करते हो, कॉमनली यूज करते हो मतलब कोई भी यूज कर सकता है, कोई ग्रेजिंग के लिए, है ना, या मेडिसिनल हर्ब्स के लिए, फ्रूट्स वगैरह प्लांट्स के लिए, कोई भी कॉमनली जा सकता है, किसी को भी जाना अलाउड है ना, तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स उसे बोलते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है, अब भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जो नैरो जोन होता है ना, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो लैंड का भी यूज करेगा, वाटर का भी यूज करेगा, एयर का भी यूज करेगा, है ना, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो पाएगी तभी तो हो पाएगी जब पानी सब होगा, तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे जो लिविंग बींग्स हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, है ना, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं, तो क्या बनाते हैं, ये इकोसिस्टम बनाते हैं, क्योंकि अपने सर्वाइवल के ऐसा इन्हें करना पड़ता है। देख लेते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। Community land is owned by community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources। है ना, कम्युनिटी जो लैंड है उनको कौन ओन करता है, कम्युनिटी ओन करेगी, कॉमन यूज के लिए, कॉमनली यूज करेगी, जैसे क्या करेगी, फोल्डर इकट्ठा करना, जो चारा वगैरह के लिए, फ्रूट्स लेकर लेना वेना, मतलब कॉमनली कोई भी जा सकता है, ले सकता है ना, नट्स या मेडिसिनल हर्ब्स, या किसी की ज़मीन नहीं है, कोई भी इनको इन पर्पसेस से यूज़ कर सकता है, कॉमन मतलब, ठीक है। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और यही कम्युनिटी लैंड्स को क्या कहा जाता है, कॉमन लैंड रिसोर्स। कम्युनिटी लैंड मतलब जो कम्युनिटी के लिए है ना, समुदाय के लिए, यानी सब के लिए, ठीक है। चलो, बायोस्फीयर क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर, है ना। जब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, नैरो जोन में, अभी मैंने आपको बताया था ना, लिथोस्फीयर, यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर, इनके बीच का जो जोन है ये क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर, है ना, ये क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर, जो क्या है, एक नैरो जोन है जहाँ पे बेसिकली लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब लाइफ क्यों एग्जिस्ट कर पाएगी, जब लोग भाई लैंड में रह पाएंगे, लैंड फॉर्म्स का यूज़ कर पाएंगे, है ना, वाटर बॉडीज़ का यूज़ कर पाएंगे, पानी भी चाहिए, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, एयर गैसेस भी चाहिए, है ना, तो तीनों का मिक्स यूज़, तीनों का जो यूज़ करता है वो बायोस्फीयर करता है, और तीनों का यूज़ से ही लाइफ एग्जिस्ट हो पाती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है एयर है, बस हवा है रहने के लिए, ना ज़मीन है, ना पीने को पानी है, सब ज़रूरी है, ठीक है, तो वो होता है बायोस्फीयर। इकोसिस्टम क्या होता है, इन द बायोस्फीयर। अब इस बायोस्फीयर की बात करें तो हमने क्या बोला, लाइफ एग्जिस्ट करी, लाइफ एग्जिस्ट कर रही, यानी यहाँ पे कौन रह रहे, लिविंग बींग्स,
लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, यानी यहाँ पे कौन रह रहे हैं, लिविंग बींग्स रह रहे हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। बायोस्फीयर में क्या होता है, जो लिविंग बींग्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। एक दूसरे पे क्यों रहते हैं डिपेंडेंट, क्यों पता है भाई, तू मेरी मदद कर बहन, मैं तेरी मदद करूंगा, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है। बिल्कुल ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्यार प्रेम मोहब्बत से रहो, है ना, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो इसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर, ये क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। चलो, हाउ इज वेजिटेशन यूजफुल टू अस, वेजिटेशन हमारे लिए कैसे यूजफुल होता है, वेजिटेशन हमारे लिए कैसे यूजफुल होता है, कैसे यूजफुल होगा वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी आपको घास, फॉरेस्ट, श्रब्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, देख लेते हैं। वेजिटेशन इज यूजफुल टू अस बिकॉज प्लांट्स, क्यों, क्योंकि प्लांट्स जो रहते हैं उसमें क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, टिम्बर प्रोवाइड करेंगे, है ना, शेल्टर में प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, भाई ढके रहते हैं जानवर रहते हैं उसमें, है ना, जंगलों में पेड़ों के नीचे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं, इनटेक करते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्या करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आते हैं, जो कि क्रॉप्स को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है सॉइल, तो आपको फिर पता ही है। शेल्टर बेल्ट्स की तरह काम करते हैं, अभी शेल्टर बेल्ट्स के बारे में पढ़ा था, दोबारा नहीं बताऊंगी। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में मददगार होते हैं। प्रोवाइड द पेपर दैट इज एसेंशियल फॉर योर स्टडीज, एवन सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर प्रोवाइड करते हैं जो आपकी स्टडीज के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, एसेंशियल होते हैं। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, वेजिटेशन किस तरीके से यूजफुल है, आ रहा है समझ में, किस लिए यूजफुल है, टिम्बर प्रोवाइड करता है, एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो हम ब्रीथ करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, जो क्रॉप्स को ग्रो करने में मददगार होती है, शेल्टर बेड्स की तरह काम आते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में मददगार होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर। अब ये कैसे कैसे क्या होता है इतना डीप नहीं जाऊंगी, जब चैप्टर पढ़ा रही थी तब समझा चुकी हूँ, ठीक है। चलो, नेम एनी 2 steps दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, 2 स्टेप्स आपको बतानी है जो गवर्नमेंट ने ली है प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। क्या स्टेप्स लिए, चलो देख लेते हैं। The 2 steps that government has taken to conserve plants and animals are as follows. The government has taken some good steps in order to conserve plants and animals, which include establishment of national park, wildlife sanctuaries and biosphere reserves in different parts of India. ये सरकार ने इस्टेब्लिश किए, जो नेशनल पार्क हैं जहाँ पे जानवर रहते हैं ना, जंगली जानवर आराम से रह पाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हंटिंग और पोचिंग कर रहा है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बने हुए हैं, ऐसा नहीं एक ही जगह, भारत के कोने कोने पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, गिर है, राथमबोर है, काजीरंग है, जिम कॉर्बेट है, बहुत सारे, है ना। तो किसने करे, किसका इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। और किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव आर इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। और किसकी बात हो रही है, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कौन से हो गए, फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, अवेयरनेस फैलाई जाती है किसके लिए, कि फॉरेस्ट या प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जैसे किसी को नहीं पता है, कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझता, उसको लगता होगा ठीक है यार इतना क्या है, लेकिन उनकी ज़रूरत समझाने के लिए, है ना, क्या करा जाता है, अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए गए, ठीक है। चलो, सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए 3 ways आपको बताने कि किन तरीकों से हम पानी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, देख लेते हैं। 3 ways to conserve water are as follows. The contaminated water should be treated before releasing it into water bodies. देखो, जो गंदा संदा पानी है, ठीक है, वो तो दूषित हो चुका है, लेकिन इससे पहले हम उसको रिलीज कर दें, बहा दें, कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको थोड़ा तो कुछ उसमें सुधार लाएं, क्योंकि वो बह के वाटर बॉडीज में जा रहे हैं, यानी अच्छी नदी तालाबों में थोड़ा सा भी गंदा दूषित पानी जा रहा है, वो तो जाएगा ही, लेकिन कोशिश ये करें कि उसको साफ कर दें, थोड़ा तो कुछ करें कि वो नहीं जा पाए या साफ हो जाए, थोड़ा इतना ज़्यादा उसका जो है कंटेमिनेशन फैला है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ यूजफुल मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर वाइल इट रेन्स सो दैट इट मे कम टू यूज इन द फ्यूचर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़ी बहुत यूजफुल होती है, यूजफुल मेथड होता है वाटर को कलेक्ट करने का, है ना, वाइल इट रेन्स सो दैट इट मे कम टू यूज इन द फ्यूचर। फिर आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। जो बारिश का पानी आता है वो तो अच्छा ही पानी होता है, आपने जैसे बाल्टी वगैरह बड़ा सा टैंक या कुछ भी ऐसा अंडरग्राउंड वो बना दिए ताकि पानी उसमें स्टोर हो, बाकी फिर आप अदर चीज़ों के लिए उन पानी को यूज़ कर सकते हो। एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट सरफेस रन ऑफ एंड सेव्स वाटर, जो सरफेस रन ऑफ होता है ऐसे बहता रहती मिट्टी, वो भी नहीं होगा और पानी भी सेव होगा। Wastage of water should be checked at home and schools. Waste water of kitchen and washing can be used in garden and toilets. Waste water को, जो wastage water है, जो पानी
देखना चाहिए कि भाई वेस्ट ना करें, है ना। घरों में, स्कूल्स में हम देखते हैं कि नल अगर चल रहा है, टपक रहा है, तो हम बोल रहे हैं जाने दो, क्या करना, ठीक है, लेकिन नहीं, उसको बचाने की ज़रूरत है ना। वेस्टेज नहीं होना चाहिए, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन कुछ तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, पानी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कैसे? हम जैसे जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसको वाटर बॉडीज़ में जाने से पहले उसको क्या कर दें, ट्रीट कर दें, सही करें। थोड़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, जो बारिश का पानी उसको बचाएं, है ना। जो वेस्टेज है वाटर का उसको भी ध्यान देना चाहिए, जो किचन में, वॉशरूम्स में, गार्डन में जो हम पानी जो वेस्ट कर रहे हैं उसको बचाएं, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड। लैंड का क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन ऑफ लैंड ये हमें एक्सप्लेन करना है। चलो देख लेते हैं क्या क्या है भाई। Land can also be classified on the basis of ownership as private land and community land. Private land is owned by individuals, whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources. है ना, लैंड को हम दो तरीकों से कैटेगराइज कर पाएंगे। ओनरशिप के बेसिस पे बोलेंगे हम क्या होता है, एक प्राइवेट लैंड होता है, एक कम्युनिटी लैंड होता है। ओनरशिप के बेसिस पे कि कौन इसका ओनर है या कौन इसको यूज कर पा रहा है। प्राइवेट होता है, कम्युनिटी लैंड होता है। प्राइवेट लैंड क्या होता है, ओन बाय इंडिविजुअल, जो कोई इंडिविजुअली ओन करता है ना। जैसे मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, कोई भी आके नहीं बैठ सकता, कोई भी आके कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे, क्योंकि मैं उसकी ओनर हूँ, मेरा प्राइवेट वो लैंड है। दूसरा हो जाता है कम्युनिटी लैंड, यानी कॉमनली कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी, तो उसको कॉमन भी बोलते हैं, कॉमन लैंड रिसोर्स भी बोलते हैं। जैसे फोल्डर के लिए, फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए, मेडिसिनल हर्ब्स के लिए, तो ये कम्युनिटी लैंड्स क्या होते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं कि कोई भी कॉमनली इन्हें यूज़ कर सकता है। Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural change in our society. अब आज के टाइम में क्या है, ये जो चेंज हो रहे हैं लैंड यूज पैटर्न में, ये क्या दिखा रहे हैं, कल्चरल चेंजेस। मतलब क्यों बदल रहा है ये, इतना लैंड यूज पैटर्न में चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हमारे समाज में, हमारे कल्चर में इसमें भी बदलाव हो रहे हैं। अब किसको किस पर्पस के लिए चाहिए, कोई रिलीजियस पर्पस के लिए जाना चाह रहा है ना, कोई जो है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जाना चाह रहा है। क्या क्या चीज़ें मैंने बताया ना कि आप लैंड यूज कर रहे हो तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स भी जो रहते हैं। क्लियर? लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। अब लैंड डिग्रेड क्यों हो रहा है ना, ज़मीनें क्यों ख़राब हो रही है, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग हो रही है। जो जानवर इतना ज़्यादा ग्रेज करते हैं, घास खाते हैं, घास उखड़ती है तो मिट्टी की पूरी अपर लेयर बर्बाद होती है, लैंड डिग्रेड होता है। दूसरा क्या होता है, सॉइल इरोजन, है ना, या डेजर्टिफिकेशन हम बोलते हैं। डेजर्टिफिकेशन मतलब धीरे धीरे ज़मीनें जो बंजर हो रही है, जो हरियाली पूरी जो डिस्ट्रॉय हो रही है, जा रही है। तो ये कुछ रीजंस क्या है, लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ावा दे रहा है, जिसको कम करने की जरूरत है। हमने देखा ना कि अगर हम खेती बाड़ी करते हैं तो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है ना। लैंड यूज पैटर्न को समझने की जरूरत है। इतना ओवर जो हम पेड़ों की कटिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं लैंड यूज पैटर्न को डिफाइन करती है और लैंड को डिग्रेड कर रही है, जैसे कि हमने देखा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएंगे, क्लासिफिकेशन, प्राइवेट एंड जो हम कम्युनिटी लैंड बोल रहे हैं, जो कॉमन भी बोलते हैं जिसे। दूसरा क्या है, हमने देखा लैंड डिग्रेडेशन। चलो, कंजर्वेशन कैसे होगा, लैंड को कंजर्व कैसे करना है, बचाना कैसे। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग देयर नेचुरल रिसोर्स। देखो, एरेबल लैंड क्या होता है, ऐसा लैंड जो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए, है ना। ऐसी जमीन जो हम किसके लिए यूज करते हैं, खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई जनता है, अब जनता बढ़ रही है, जनता की डिमांड बढ़ रही है, जनता की डिमांड बढ़ रही है तो किस चीज़ में बढ़ेगी, उतना फूड सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए। अब उतनी फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए तो उतना ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट कवर है धीरे धीरे उन्हें बर्बाद काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें खेती बाड़ी के लिए ज़मीनें चाहिए, जनता इतनी बढ़ रही, फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। इसके कारण जो है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही हैं। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. इसीलिए क्या करने की जरूरत है कि अभी किस तरीके से जो लैंड जो है जमीन डिग्रेड हो रही है, कितने लेवल पे, कैसा असर है, क्या दर है, वो ध्यान रखने की जरूरत है। फिर एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन का मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन हम बोलते हैं पेड़ों की कटाई होना, एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, जस्ट ऑपोजिट। लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग
आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्स। देखो केमिकल जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज किए जाते हैं, अब खेती बाड़ी करनी है, हम चाहते हैं फसलें बर्बाद ना हो, तो हम केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स इनका यूज तो करते हैं, जरूरी है, लेकिन इनफ यूज करें, इतना ओवर यूज ना करें क्योंकि बह के तो जाना जमीनों में, जिसके कारण लैंड डिग्रेड होगा। और दूसरी चीज क्या जरूरत है, हमें ओवर ग्रेजिंग को चेक करने की जरूरत है। जो अंधाधुन ओवर ग्रेजिंग हो रही है ना, जो देखते हो ना कि गाय वाय भैंस बकरी जो, फिर तभी तो बोलते फूड चेन के लिए जरूरी होता है। जो टाइगर वाइगर हम बोलते हैं ना, अरे यार बेचारे जो गाय भैंस बकरी को खा रहे हैं, जरूरी है मेंटेन करना, वरना ये जो गाय भैंस बकरी पूरा हरा भरा सब खत्म कर देंगी। तो ओवर ग्रेजिंग के कारण, इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है। क्वेश्चन 17, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें हमारे फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, और क्या क्या चीजें होती है हमें बताना है। देखो अगर हम बोले ना नेचुरल वेजिटेशन, तो वेजिटेशन की जो ग्रोथ है ये किस पे डिपेंड करती है, मेनली टेम्परेचर और मॉइस्चर पे, है ना। किसका असर होता है, टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, किस पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमें यही एक्सप्लेन करना है, इसको और अच्छे समझते हैं, चीजें अच्छे समझ में आएगी हमें। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द मेजर वेजिटेशन टाइप आर, कौन से मेजर वेजिटेशन टाइप है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स और टुंड्रा। क्या क्या हो जाएंगे, फॉरेस्ट हो जाएंगे, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा। ये किसके टाइप है, हमारे वेजिटेशन के टाइप है। ठीक है, अब पहला देख लेते हैं ग्रासलैंड। और दो चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि कोई भी वेजिटेशन हो, चाहे हम फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स, टुंड्रा की बात करें, इन पर किसका असर रहता है कि मॉइस्चर कैसा है और टेम्परेचर कैसा है। Grasslands, they are found in the region of moderate rainfall which also have short stunted trees। ये कहाँ मिलते हैं हमें, ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है, मॉडरेट रेनफॉल होती है ना। ग्रासलैंड तो घास आपने देखी ना, ऐसे बड़ी बड़ी घास तो होगी नहीं, मॉडरेट साइज की घास होगी। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे रेनफॉल मॉडरेट होती है और पेड़ भी कैसे रहते हैं, शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ रहेंगे। स्क्रब्स, दे आर ग्रोन इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। ये कहाँ ग्रो होते हैं, ड्राई एरियाज वाले एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पे बारिश भी कम होती है। In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface, reduce loss of moisture through transpiration। Sorry, moisture हो गया, चूर्ण याद आ गया। देखो स्क्रब्स, ये कौन से एरिया में मिलेंगे, जहां पे ड्राई रीजन होता है, बिल्कुल ड्राई, सूखा, और रेनफॉल भी कैसी होगी, कम होगी। जहां कम रेनफॉल होगी, ड्राई रीजन होगा यानी सूखा। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स। इन एरिया में प्लांट्स कैसे रहेंगे, डीप रूट्स, उनकी जड़ें कैसी रहेंगी, अंदर तक जो है रूट्स रहेंगी, डीप रूट्स रहेंगी, और लीव्स भी कैसी रहेंगी, थॉर्नी और वैक्सी टाइप की जो है लीव्स रहेंगी, अलग ही टाइप की, है ना। जिसमें ऐसे मॉइस्चर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत ही जल्दी मॉइस्चर चला जाता है क्योंकि वो एरिया ही ड्राई होता है, बारिश बहुत ज्यादा कम होती है। क्लियर हुआ। तो टेम्परेचर और मॉइस्चर का इंपैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। ग्रासलैंड में कैसा है, मॉडरेट मॉडरेट, इवन जो ग्रासेस है वो भी मॉडरेट एवरेज। स्क्रब्स में कैसा है, बिल्कुल बारिश कम है, ड्राई रीजन है। ठीक है, चलो। फॉरेस्ट, इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। अगर हम बात करें हैवी रेनफॉल वाले एरिया में, तो जहां जितनी अच्छी बारिश हो रही है, पेड़ भी कैसे रहेंगे, पेड़ भी बड़े बड़े ह्यूज ट्रीज रहेंगे। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएट विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। इसलिए हम फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, ऐसा एरिया जहां पे खूब वाटर सप्लाई होता है। टुंड्रा, द वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइकन्स। ऐसा वेजिटेशन जो कैसी जगह में मिलेगा, टुंड्रा, पोलर रीजन्स में, पोलर एरियाज में, है ना, जहां पे क्या मिलेंगे, मॉसेस मिलेंगे और लाइकन्स मिलेंगे, बिल्कुल ठंडे इलाके में। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। अगर हम आज की बात करें तो जनता आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गई है, जितना पिछली 2 सदियों की बात करें, हमें 200 सालों पहले से भी ज़्यादा अब जनता हो गई है। धीरे धीरे जनता बढ़ रही है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम घट रही है, बढ़ रही है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। अब जब जनता इतनी बढ़ रही है तो हमें ज़मीनें चाहिए। क्यों चाहिए ज़मीनें, खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीनें चाहिए, है ना। अब खेती बाड़ी के लिए ज़मीनें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जो फॉरेस्ट कवर है उनको क्लीन करना पड़ेगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब जंगलों को
काट रहे हैं, है ना, जिसके कारण जंगल अब वैनिश हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, है ना, तो इस वैल्यूएबल रिसोर्स को क्या जरूरत है, अर्जेंट, अब जल्द से जल्द इनको क्या करने की जरूरत है, कंजर्व करने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो क्या देखा हमने, कितने टाइप के, हमने टुंड्रा फॉरेस्ट का देख लिया, स्क्रब्स का देख लिया, और क्या था सबसे पहला हमारा ग्रासलैंड्स। देखो टुंड्रा कैसी जगह पे होता है ये ध्यान रखना, बिल्कुल ही बर्फीली जगह, मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूं सिंपल सिंपल फॉरेस्ट, फिर ये हो गए ग्रासलैंड्स, फिर ये हो गए हमारे स्क्रब्स, उसके बाद क्या हो गया हमारे टुंड्रा। ये कैसे चाहिए पढ़ेंगे हमें, फॉरेस्ट जहां पे होती है हैवी रेनफॉल, जहां पे क्या होगी, हैवी रेनफॉल, खूब भारी बारिश, है ना, जहां पे क्या होती है, यहाँ बोला ना हैवी रेनफॉल होती है, खूब भारी बारिश होती है। उसके बाद ग्रासलैंड्स जहां पे मॉडरेट रेनफॉल, ये वाले एरिया में हमें कैसा मिलेगा, स्क्रब्स वाले एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे रहेगा हमारा ड्राई रीजन और लो रेनफॉल, और यहां पे कैसा रहेगा, आइस, बर्फी, पोलार, और पोलार रीजन में क्या मिलता है, आइस ही रहता है ना, बर्फ रहती है। तो तीनों चीजों में आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे भारी रेनफॉल, ग्रासलैंड में रेनफॉल मॉडरेट है, स्क्रब्स में बिल्कुल लो रेनफॉल है, और टुंड्रा रीजन में तो बर्फ ही बर्फ है ना। तो ये तीनों चारों क्या है, हमारे वेजिटेशन के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो चारों में ही किसका रोल हमें दिख रहा है, मॉइस्चर का और टेम्परेचर का। क्लियर, चलो अब हमने क्या देखा कि धीरे धीरे जो वेजिटेशन कवर है कम हो रहा है, क्यों, क्या रीजन है, फॉरेस्ट कवर कम हो रहे हैं, हमें एग्रीकल्चर के लिए जमीनें चाहिए, क्यों चाहिए एग्रीकल्चर के लिए जमीनें, क्योंकि जनता बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। चलो एक्सप्लेन अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लेन करना है, किसको, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। चलो समझते हैं अच्छे से। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and the atmosphere that we call biosphere। यही जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, इसी को फिर से देख लेते हैं, है ना। एक हमारा क्या हो जाएगा, लिथोस्फेयर, है ना, लिथोस्फेयर है, फिर हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर, और हमारा क्या है यहाँ पे, हाइड्रोस्फेयर, ये क्या है हमारा, बायोस्फेयर। ये हमारा क्या है, नैरो जोन है, जो सबको यूज कर रहे हैं, है ना। ये नैरो जोन है जो क्या कर रहा है, सबको यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। लिथोस्फेयर का क्या यूज कर रहे हैं, लैंड, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, लैंड फॉर्म्स, यहाँ पे क्या रहता है, वाटर बॉडीज, यहाँ पे क्या रहेगा हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर गैसेस। क्लियर। Natural vegetation and wildlife exist only the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere, atmosphere that we call biosphere. In the biosphere, अब biosphere में क्या होता है, इसकी बात करें, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी, यानी यहाँ पे कौन रहेंगे, लिविंग बींग्स। लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी यहाँ पे कौन रहते हैं, लिविंग बींग्स रहते हैं। क्यों रहते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, अपने सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम, और यही लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम।
क्या कहलाता है ये कि भाई ये क्या है, इकोसिस्टम है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil so essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water. Plants हमें क्या प्रोवाइड करता है, टिम्बर देता है, शेल्टर देता है एनिमल्स को, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, सॉइल को प्रोटेक्ट करता है ना, शेल्टर बेल्ट बनाता है। तो ये सब क्या दे रहा है हमें, प्लांट्स दे रहा है। Plants also provide us fruit, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants and also the paper that is so essential for your studies. और क्या क्या दे रहा है हमें, नट्स दे रहा है, फ्रूट्स दे रहा है, लेटेक्स दे रहा है, टर्पेंटाइन ऑयल दे रहा है, गम दे रहा है, मेडिसिनल प्लांट्स दे रहा है ना, पेपर दे रहा है, जो कि हमारी स्टडीज के लिए एसेंशियल है। देयर आर इनन्यूमरेबल यूज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। हम बोलें कि प्लांट्स के क्या है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, है ना, और आप मतलब ऐसा नहीं है कि हम यही बोलेंगे सिर्फ इतना ही यूज है, मतलब प्लांट्स के इनन्यूमरेबल यूज है, बहुत सारे उपयोग है प्लांट्स के। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। वाइल्ड लाइफ क्या इंक्लूड करती है, वाइल्ड लाइफ में एनिमल होंगे, बर्ड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, है ना, जो पानी में रहती है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल। अब जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है, जानवर हमें दूध प्रोवाइड करते हैं, वुल प्रोवाइड करते हैं, खाल, हाइड्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, जो हमारे काम आती हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। अगर हम बोल रहे हैं बीज, तो ये क्या प्रोवाइड करती है हमें, हनी प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें मतलब इवन फ्लावर्स के पॉलिनेशन में भी मददगार होती है। तो ये सब एनिमल्स भी हमारे लिए जरूरी है, जैसे प्लांट जरूरी है तो एनिमल भी यानी वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डीकम्पोजर्स एज वेल। बर्ड्स किस में जीते हैं, बर्ड्स इंसेक्ट्स में जीते हैं, है ना। बर्ड्स क्या खाते हैं, चिड़िया लोग क्या खाते हैं, ये इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े खाते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड एंड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट। वल्चर की अगर हम बात करें, इसको क्या माना जाता है, क्लींजर माना जाता है ना, स्कैवेंजर। मतलब ये क्या करता है, पूरे जो इन्वायरमेंट को सफाया कर देता है, मतलब इन्वायरमेंट का बोल रहे जो भी जानवरों की डेड बॉडी होती है, एनिमल्स की मतलब या इंसानों की डेड बॉडी या कुछ भी ऐसा रहता है ना, सब खा लेता है, यानी क्लींजर बोलते हैं इसको, सब साफ कर देता है, ठीक है। स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू द मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो ये सारी चीजें, चाहे एनिमल्स की बात करें, चाहे वेजिटेशन की बात करें, सभी क्या है, इकोसिस्टम को बैलेंस करने में मददगार होती हैं। क्लियर। चलो केस बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 16 क्या बोला जा रहा है इसमें, क्वेश्चन 17 कर लेना इसको, कोई बात नहीं। क्या है देख लेते हैं। किसका मतलब क्या है इसमें देख लेते। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड इट्स क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो बढ़ती जनता है और बढ़ती जनता की जो इतनी डिमांड है, जिसके कारण हम फॉरेस्ट कवर को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, एरेबल लैंड चाहिए, यानी एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन चाहिए, है ना, जिसके कारण जो नेचुरल रिसोर्सेज है धीरे धीरे क्या हो रही, खत्म हो रही है। Therefore the present rate of degradation of land must be checked। इसलिए हमें क्या देखने की ज़रूरत है कि प्रेजेंटली क्या डिग्रेडेशन हो रहा है, कैसा रेट है, क्या हिसाब चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे लैंड डिग्रेड हो रहा है तो उसको कंजर्व करने की, मतलब सुधारने की ज़रूरत है। एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। और क्या क्या ज़रूरत है, केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है ना, ओवर ग्रेजिंग पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनको इतना सोच समझ के यूज़ करें, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इतना ओवर यूज़ ना हो कि जो धीरे धीरे गल के क्या होता है, ज़मीनों पे जाते हैं और लैंड डिग्रेड होता है, तो एक नॉर्मल रेट में उसका यूज़ किया जाए, ओवर यूज़ ना हो, ठीक है। ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, लैंड रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी वन मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड को कंजर्व करने के लिए एक मेथड हमें बताना है, तो क्या बता देंगे हम, एफोरेस्टेशन, है ना, सबसे कॉमन मेथड जो यहाँ पे लिखा है।
वाई आर नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर अस, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए नेसेसरी क्यों हैं? अभी हमने देखा क्या काम आती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड वेलबींग बिकॉज इट प्रोवाइड द थिंग्स वी नीड टू लिव सच एज फूड, वाटर, एयर एंड मिनरल्स। ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। हाउ इज ग्रोइंग पॉपुलेशन कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, कैसे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है फॉरेस्ट कवर को डिस्ट्रक्ट करने में इनका मतलब रोल है। तो कैसे रोल है? बढ़ती जनता है, बढ़ती जनता की बढ़ती हुई डिमांड है, बढ़ती जनता की बढ़ती हुई डिमांड है, यानी हमें खेती बाड़ी होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। फूड खेती बाड़ी कहाँ होगी? उसके ज़मीनें होनी चाहिए, ज़मीनें नहीं है तो ज़मीनों के लिए क्या करेंगे? फिर हम फॉरेस्ट कवर को ख़त्म करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, जंगलों को हटाएंगे, है ना। Growing population and their ever-growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resources. Clear? चलो सो भाई इसी के साथ हमारे सेकंड चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सअप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।